हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव प्रजापति अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय संजीव प्रजापति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल हम लोग डेली साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के में आने वाले साइंस के क्वेश्चंस को हम लोग क्लियर करते हैं। आज के जो क्वेश्चंस हैं वो गैसों के अणुगति सिद्धांत से लिए गए हैं और उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ आएंगे। और ये प्रश्न आज जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी एग्जाम, एलटी नीट एग्जाम और खासकर ये बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हमारे सामने स्क्रीन पर लिखा है, वह ताप जिस पर गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि वह कौन सा टेम्परेचर होता है जिस पर अणुओं की चाल, गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। हम आपको बताते हैं परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। व्हाट इज परम शून्य ताप? ये परम शून्य ताप क्या होता है? हम आपको बताएं, परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन होता है। कितना होता है? 0 केल्विन। अब 0 केल्विन होता है, यहाँ पर 0 केल्विन ऑप्शन में नहीं दिया गया हुआ है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कर देते हैं। केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना होता है -273, 273 घटा देते हैं, तब हमको ऑप्शन मिलता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से अगर हम ऑप्शन अपना ढूंढते हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हमको मिल जाता है। ठीक है ना? तो हमको पता चलता है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के अणुओं की चाल जो है कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य होती है। अभी अभी हमने पढ़ा था गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है। जब वेग ही शून्य हो जाएगा तो गतिज ऊर्जा इज ऑलरेडी 0, तो गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से कब हो जाएगी? वहां हमने बताया था कि वही कंडीशन यहां पर अप्लाई होती है। 0 केल्विन या फिर -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस के अणुओं की चाल शून्य हो जाती है, यानी गतिज ऊर्जा भी शून्य हो जाती है। ऑप्शन ए हमारे लिए कैसा है? करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे सामने ये रहा स्क्रीन पर, इस पर लिखा है, यदि गैस का ताप T केल्विन है तो उसके अणुओं की वर्ग माध्यमूल चाल क्या होगी? जब T केल्विन है तो उसके वर्ग माध्यमूल चाल अनुक्रमानुपाती होती है टेम्परेचर के। किस तरह से? हम आपको बता, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है BRMS, रूट मीन स्क्वायर। वर्ग माध्यमूल चाल का क्या पढ़ रखा है? √3 RT/m, RT/m पढ़ रखा है। यहां पर RT/m को अगर हटा देते हैं तो BRMS समानुपाती हो जाता है √T के। ठीक है ना? यानी कि वर्ग टेम्परेचर के वर्गमूल के, परमताप के वर्गमूल के समानुपाती हो जाता है। ठीक है ना? यहां पर ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन कैसा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ, एक गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसकी वर्ग माध्यमूल चाल दुगनी होनी चाहिए, किस टेम्परेचर पर दोगुनी हो जाती है? हम आपको बताएं, गैस का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी वर्ग माध्यमूल चाल दोगुनी करनी है तो 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसकी चाल कैसी हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, परम ताप T पर एक परमाणु गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा कितनी होती है? परम ताप T पर किसी गैस के एक अणु की माध्य गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो होता है E = 3/2 × KT।
ये सूत्र होता है। इस सूत्र का अगर हम ऑप्शन में मिलान करते हैं तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के लिए सही ऑप्शन हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, एक द्विपरमाणु गैस की स्वतंत्र की कोटि कितनी होती है? एक द्विपरमाणु गैस के लिए स्वतंत्र की कोटि जो होती है दोस्तों, हम आपको बताएं 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, आदर्श गैस के अणुओं में, आदर्श गैस के अणुओं में गतिज ऊर्जा नहीं होती। ऐसा नहीं है, स्थितिज ऊर्जा नहीं होती, ये करेक्ट ऑप्शन है। आदर्श गैस जो होती है उसमें ऐसा माना जाता है कि उसके अणुओं में स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। और आदर्श गैस के अणु निरंतर क्या करते हैं? गति करते ही रहते हैं। ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला ऑप्शन हमारे सामने प्रश्न ये रहा, लिखा है वान डेर वाल बल होते हैं। वान डेर वाल बल किस तरह की प्रकृति के होते हैं? हम आपको बताएं, वान डेर वाल बल केवल और केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? आकर्षण प्रकृति के होते हैं। वान डेर वाल बल केवल आकर्षण प्रकृति के होते हैं। इस तरह से यहां पर जो होती है हमारी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाती है। ठीक है। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा है, एक गैस को केवल दाब लगाकर द्रवित किया जाता है। दोस्तों हम आपको बताएं, गैस को दाब डालकर केवल अगर द्रवित करना हो तो गैसों को पहले क्रांतिक ताप से, यानी हर गैस का अपना एक क्रांतिक ताप होता है, उस क्रांतिक ताप से नीचे निम्न ताप तक, नीचे वाले ताप तक ठंडा करना जरूरी होता है। ठीक है ना। यानी कि गैस का जो ताप है वो क्रांतिक ताप से नीचा हो, इसका ताप गैस के क्रांतिक ताप से ऊपर हो, ऑप्शन गलत हो गया। इसका आयतन अति अल्प हो, ये भी गलत हो गया। इसका ताप गैस के क्रांतिक ताप से नीचा हो, ये ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी कैसा हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारे सामने लिखा है, वह उच्चतम ताप जिस पर गैस को द्रवित किया जा सकता है। हम बताएं, गैस को अधिकतम क्रांतिक ताप पर द्रवित कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो गैस को दाब डालकर आसानी से द्रवित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। गैस की द्रवित करने के लिए उसको क्रांतिक ताप तक ठंडा करना जरूरी हो जाता है। इस तरह से यहां पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, जल वाष्प को क्रांतिक ताप होता है, यानी जल वाष्प का क्रांतिक ताप कितना होता है? हम आपको बताते हैं, जल वाष्प का जो क्रांतिक ताप होता है वो हमेशा और हमेशा 100 डिग्री से प्लस होता है। यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कैसा होगा? अधिक होगा। कैसा होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कैसा होता है? अधिक होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, उस पर लिखा हुआ है, आदर्श गैस के जूल प्रसार में गैस का ताप। जब आदर्श गैस का जो जूल केल्विन प्रसार हमने देखा है तो उसमें जो ताप जो होता है वो हमेशा कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर इन द एक्सपेंशन ऑफ द आइडियल गैस। आइडियल गैस के एक्सपेंशन में जो गैस का जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा और हमेशा अपरिवर्तित रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस तरह से हम अपना ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न लिखा है, हाइड्रोजन साधारण ताप पर जूल थॉम्सन प्रसार के दौरान शीतलन प्रभाव को प्रदर्शित करती है, वो कौन सी गैस है? कौन सी गैस है जो जूल थॉम्सन प्रसार के दौरान शीतलन को प्रदर्शित करती है? तो इसका ऑप्शन होता है ऑक्सीजन गैस। क्या ऑप्शन होता है इसका? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक ऐसी गैस है जो जूल थॉम्सन प्रसार के दौरान शीतलन प्रदर्शित करती है, यानी शीतलन के प्रभाव को दर्शाती है।
अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, किसी गैस के वैन डर वाल नियतांक ए और बी हैं, उसका व्युत्क्रमण तापमान कितना होगा। हम आपको बताएं किसी वैन डर वाल गैस के नियतांक अगर ए और बी हैं तो उनका व्युत्क्रमण ताप जो होता है वो 2a/RB होता है। कितना होता है? 2a/RB होता है। इसका हम ऑप्शन अगर देखें तो हमारे पास पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लिखा हुआ है 2a/RB की जगह BR लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, किसी गैस के व्युत्क्रमण ताप Ti तथा बॉयल ताप Tb में संबंध होता है। तो Ti और Tb में संबंध हमको बताना है। आपको पता होना चाहिए जो Tb होता है ये Ti लिखा हुआ है। ठीक है, हमें मालूम है Tb जो होता है वो Ti का आधा होता है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें यहाँ पर Ti जो मिलता है वो 2 × Tb मिल जाता है, यानी कि Tb का 2 गुना होता है। कैसा होता है? Tb का 2 गुना होता है Ti। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, प्रशीतित्र का कार्य गुणांक होता है। प्रशीतित्र का कार्य गुणांक कितना होता है ये हमको बताना है। हमें मालूम होना चाहिए प्रशीतित्र का कार्य गुणांक होता है B = Q2/Q1 - Q2। ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है और हमारे सामने लिखा है B = Q2/Q1 - Q2। हमने देखा यहां पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम का द्रवण संभव है। हीलियम का द्रवण कब संभव है? हम आपको बताते हैं हीलियम जो है वो -268 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे पहुंचने पर खुद ब खुद द्रवित अवस्था में मिल जाती है। ठीक है ना। इसके बाद अगला प्रश्न हमको देखने को मिलता है, अणुओं का माध्य मुक्त पथ होता है। अणुओं के बीच की दूरी, अणुओं के स्वतंत्र दूरी, अणुओं द्वारा तय दूरी। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, 2 क्रमिक संघट्टों के मध्य अणुओं द्वारा तय की गई दूरी का मध्यमान। हम आपको बताएं अणुओं का जो माध्य मुक्त पथ होता है, माध्य मुक्त पथ होता है, अणुओं के बीच की मध्य दूरी नहीं होती। ये पथ अणुओं की स्वतंत्र दूरी भी नहीं होती, ये पथ अणुओं के द्वारा तय दूरी भी नहीं होती। ये पथ जो होता है क्रमिक संघट्टों के मध्य, यानी कि किसी अणु के 2 टक्करों के मध्य अणु द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसका माध्यमान होता है। ठीक है, ऑप्शन डी कैसा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है किसी गैस की श्यानता का कारण है। अभी हमने आपको कई बार पढ़ाया है, गैस है, किसी गैस की श्यानता का कारण होता है संवेग का अभिगमन। क्या होता है? संवेग का अभिगमन। ठीक है ना। संवेग के अभिगमन के कारण ही गैस कैसी होती है? श्यान होती है, यानी उसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने लिखा है, किसी गैस की श्यानता गुणांक अनुक्रमानुपाती होता है। किसी गैस का जो श्यानता गुणांक होता है वो कितना किसके अनुक्रमानुपाती होता है? हमने बताया था ईटा जो होता है, ईटा जो है समानुपाती होता है √T के। ठीक है ना। इस तरह से किसके समानुपाती हो जाता है? √T के समानुपाती हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है हमारे सामने, एक गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको एक गैस का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको वर्ग माध्यमूल चाल 2 गुनी होने के लिए कितना ताप होना चाहिए? ठीक है ना। हम आपको बताते हैं किसी गैस का ताप अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसके वर्ग माध्यमूल चाल को 2 गुना करना हो तो उसको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 गुना हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। 819 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी गैस जो 0 डिग्री ताप पर है उसकी चाल कैसी हो सकती है? 2 गुनी हो जाती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, द्रव्यमान में अभिगमन के कारण। अभी हमसे पूछा गया था द्रव्यमान के में अभिगमन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? वो होती है विसरण। ठीक है ना।
कौन सी है? विसरण। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। गैसों में के अणुओं की गतिज ऊर्जा निम्न ताप पर शून्य हो जाती है। किस ताप पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो रही है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गतिज ऊर्जा जो होती है शून्य हो जाती है। अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हमें उसमें बदलना हो केल्विन में, तो कैसे बदलेंगे? इसमें 273 ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो 0 आ जाता है। ये 0 केल्विन में वैल्यू होती है, ठीक है ना, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर कह सकते हैं या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर बोलिए। गैसों की के अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होती है कैसी होती है? शून्य हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान क्या होता है? ताप नियत रहता है। जब रुद्धोष्म परिक्रम होता है तो उसमें क्या होता है? ताप नियत रहता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, इनमें से कोई नहीं, या ताप परिवर्तित रहता है। हम आपको बताएं, जब रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तब ताप नियत नहीं रहता, ठीक है, उसकी जो ऊर्जा का आदान प्रदान भी नहीं होता है। ऑप्शन सी में लिखा है इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है। अगला ऑप्शन एक और लिखा हुआ है, लिखा है ताप परिवर्तित होता है। हाँ जी, क्या होता है? ताप परिवर्तित होता रहता है। तथा ताप परिवर्तित होता रहता है। ताप परिवर्तित होने का मतलब है हमारे जो रुद्धोष्म प्रक्रम के दौरान गैसों की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चिर सम्मत सिद्धांत से द्विपरमाणु गैसों की नियत आयतन पर कुल विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी? लिखा है कुल विशिष्ट ऊष्मा कितनी होगी। द्विपरमाणु गैसों के लिए नियत आयतन पर कुल विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो 7/2 इंटू R होती है। कितनी होती है? 7/2 इंटू R ये होती है, ठीक है ना। इसकी तरह से हमने देखा यहां पर हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन कैसा है? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, द्विपरमाणु गैस के लिए CpCv का मान, CpCv का मान कितना? CpCv का मान 1.4 होता है। कितना होता है ये? 1.4 होता है, लेकिन ये द्विपरमाणु गैस के लिए होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, किसी द्रव में निलंबित हल्के कण की नियमित गति और उग्र हो जाती है। कब उग्र हो जाती है? जब सघनता कम हो। जब सघनता कम हो, जब टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर कम होगा तब तो गति कैसी होगी? कम हो जाएगी, ठीक है ना। विस्कोसिटी अधिक होगी, यानी विस्कोसिता अगर अधिक होती है तो भी गति कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन सघनता कम होगी, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है अगर उसको कम कर दिया जाएगा तब क्या होगा कि हल्के अणुओं की जो अनियमित गति है वो कैसी होगी? और तेजी से गति शुरू हो जाती है, यानी कि गति उग्र हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन समानुपाती होता है। आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो किसके समानुपाती होता है? हम आपको बताएं, किसी भी आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। तो इस तरह से हमें कह सकते हैं कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है केवल तापमान के परिवर्तन थे। तापमान में अगर कोई परिवर्तन किया जाए तो उससे क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तापमान के परिवर्तन के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लिखा है आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT में आयतन होता है। जो आदर्श गैस का समीकरण लिया गया है उसमें कितना आयतन होता है? हम आपको बताएं, Pv बराबर RT में 1 लीटर आयतन ऐसा नहीं है, 1 ग्राम आयतन भी नहीं है, संपूर्ण गैस आयतन भी नहीं है। 1 ग्राम अणु गैस का आयतन लिया जाता है। कितना लिया जाता है? 1 ग्राम अणु गैस का आयतन लिया जाता है। इस तरह से यहां पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों, हमने आज के सेशन के गैसों के अणुगति सिद्धांत के दूसरे पार्ट को पढ़ा। उम्मीद है प्रश्न आपने सॉल्व किए होंगे, हल किए होंगे और आपको समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं।
और प्रैक्टिस सेशन में कंसेप्ट नहीं पढ़ाई जाती है, थ्योरी नहीं पढ़ाई जाती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए अब आप लोगों की हमारा मानना है कि आप लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और बार बार कंसेप्ट यहां पर दोहराना नहीं है। हम लोगों को केवल एक प्रैक्टिस सेशन देखना है। प्रैक्टिस सेशन, आज का प्रैक्टिस सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। और हाँ, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं हमारी वीडियो कैसी लगी और वो किस तरह की वीडियो और चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।